हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी 11th की बायोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर की जो कि आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को मैंने दे दिया है, जिसमें मैंने इस चैप्टर के बेसिक बातों को आप लोगों को बताया है, बेसिक जानकारियां दी हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को कैसे मूव करना है, इस चैप्टर को कैसे हम लोगों को पढ़ना होता है, एक ओवरव्यू दिया था आप लोगों को। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि इस चैप्टर की जब हम बात ही करते हैं, कुछ और बातें बता दूं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। आप लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, इस क्लास को प्रॉपर अटेंड करने के लिए आप लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करूं। ये चैप्टर जो है ना 7 मार्क्स आपको डायरेक्ट देकर जाता है, और इस चैप्टर से लिंक्ड चैप्टर होते हैं, जैसे मैं बात करूं प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन चैप्टर से ये चैप्टर लिंक्ड होता है, और अगर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं इस चैप्टर से, तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो मैक्सिमम इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है 10 से 11, और 10 से 11 क्वेश्चन अगर मैं 10 ही क्वेश्चन मान के चलता हूं इस चैप्टर से आने की, तो 40 मार्क्स आपको देके ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को ऐसे स्किप मत करना कि एक लेक्चर मैं देखा हूं, जाओ एक आध लेक्चर नहीं देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। सभी लेक्चर्स को आप लोगों को प्रॉपरली अटेंड करने हैं। जितनी बातें मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और मेक श्योर करिएगा कि अपने साथ जब भी क्लास को अटेंड कर रहे हो, जब भी लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट डाउन करते जाएं, या फिर आप लोगों की मर्जी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, तो थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देखना है, तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं किस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। G1 यस G2 फेजेज आते हैं, परंतु यम फेज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए कैरियोकाइनेसिस नहीं करना है, तो यम फेज लाने की क्या जरूरत है भाई? नहीं लाओगे ना, तो इतने ही फेज में काम चला के साइटोकाइनेसिस करा देते हैं। ठीक है, इतना ही इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता है। बाकी एक बात और है कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो उनमें जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी सेल्स के डिवाइड करने की वजह से होता है, जिसमें आप लोगों ने फिजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मतलब पढ़े होगे, कभी तो पढ़े ही होगे, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। नहीं पता है तो चैप्टर्स जैसे आएंगे मैं पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन सब की बातें मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में आप सेल डिवीजन कराओगे, उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप बात करोगे यूकैरियोटिक सेल्स की, किसकी बात करोगे? यूकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे, तो इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होना अनिवार्य होता है। भाई माइटोसिस कराओगे, सेल का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, सेल का नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि बॉडी फॉर्म होगी, या फिर जहां पे सेल्स डैमेज हो गए हैं वहां पे रिफॉर्म होंगे सेल्स माइटोसिस के थ्रू। और जब वही ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स को बनने के लिए उसको मियोसिस कराना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये प्रक्रियाएं हो रही है तो उसमें भाई साहब कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मैंने इसको बताया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है।
कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद आप सेल को डिवाइड कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक, बाकी इसमें ज्यादा बातें करने का कोई है ही नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अच्छा, एक बार देख लेता हूं आप लोगों को विजुअल है क्लियरली। विजुअल तो है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि आप जब फेजेज की बात किए थे, आपने बात किया था फेजेज की, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को G1 फेज होता है, यस होता है, G2 होता है। ये G1 फेज है, ये यस है, ये G2 फेज है और ये यम फेज होता है। और G1 से ही एक अगर सेल एग्जिट कर जाए तो उसको G0 बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें तो मैंने बताया था। एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमैटिड, ठीक है, या क्रोमोसोम की तुम बात जब करोगे, क्रोमोसोम जितना रहेगा, मान लो क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, पर उसका अमाउंट डीएनए का 2C है। जैसे ही तुम आओगे यस फेज में, यस फेज के लास्ट होते होते ये 4C हो जाएगा, अमाउंट 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम 46 के 46 ही रहेंगे। ठीक है, ये कहानी है, ये मैंने आपको बताया था। परंतु इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और जानना है, जैसे डीएनए सिंथेसिस हो जा रहा है यस फेज में, इसके साथ ही साथ डीएनए को बाइंड करने के लिए इसको चाहिए होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या चाहिए होता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन को भी संश्लेषित करना होता है, सिंथेसाइज करना होता है यस फेज में। ठीक है ना, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि यस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है डीएनए के साथ साथ। भाई डीएनए को फॉर्म कर रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो, डबल कर रहे हो अमाउंट को, ठीक है, तो उसको बाइंड करने के लिए भाई सब हिस्टोन प्रोटीन्स भी तो चाहिए होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करना पड़ता है यस फेज में। आप लोग नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ता हूं, बढ़ूं आगे, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं माइटोसिस की। किसकी बात करने जा रहे हैं? माइटोसिस की। सेल साइकिल में हम लोग पहले बात करेंगे माइटोसिस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मियोसिस की। ठीक है, सेल साइकिल में हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? माइटोसिस की, फिर बाद में सेल डिवीजन करा देंगे साइटोकाइनेसिस के द्वारा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल डिवीजन भी करा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे मियोसिस की। ठीक है, मियोसिस में भी लास्ट में हम लोग सेल डिवीजन करा, साइटोकाइनेसिस करा के सेल डिवीजन करा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, कहानी क्या है इसमें? कहानी इसमें है कि अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस जो होता है ना, इक्वेशनल डिवीजन है। ये सेल के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए होता है। जहां पे सेल्स डैमेज हो गई है वहां पे रीफॉर्म करने के लिए होता है। सेल्स के नंबर को इंक्रीज करके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए होता है माइटोसिस। ठीक है ना, बॉडी को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइटोसिस, क्योंकि सेल के नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, और कहानी क्या है कि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। अच्छा, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है? अगर हम बोल दें कि कोई सेल 2n में है, 2n का मतलब क्या है? अभी इसको मैं समझा रहा हूं, यहीं पे समझा दूंगा। 2n में है तो इससे जो दो नई सेल फॉर्म होंगी वो भी 2n की रहेंगी। क्या रहेंगी? 2n की रहेंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बराबर का डिवीजन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए एक बात बता देता हूं कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, मुझे इसको मैं बता ही देता हूं, पहले इसको खत्म करता हूं तो इस पे आ जाता हूं कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब मान लो ये डिप्लॉइड है तो इक्वेशनल डिवीजन होने के बाद डिप्लॉइड ही रहेंगी सारी सेल्स। ठीक है, इनकी मैं बातें कर लेता हूं, ठीक, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जब मैं बात करता हूं माइटोसिस की, तो कैरियोकाइनेसिस में आप लोगों को, जो कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, आप लोगों को 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। कितने स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है? 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज। साथ के साथ याद करो, साथ के साथ याद करो। कैरियोकाइनेसिस में 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेजेज होते हैं। कितने? 4 स्टेजेज या फेजेज बोलो, दोनों बातें सेम ही होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पी मैट से याद कर लो, मतलब अगर तुम्हें याद ही नहीं हो रहा है तो याद कर लो पी मैट। क्या याद कर लो? पी मैट। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। क्यों ये फेजेज आती है? क्योंकि हमें कैरियोकाइनेसिस कराना है, यानी कि न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, केंद्रक को डिवाइड करना है दो भाग में। ठीक है, तो चार अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहीं पे तुम लोगों को एक टॉपिक बता देता हूं, एक टॉपिक समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम हेप्लॉइड की बात करते हैं, हेप्लॉइड की बात करते हैं, ठीक है, हाँ, हेप्लॉइड की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यन की, ठीक, तो यन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हाफ होते हैं, ठीक है, आधे होते हैं। लेकिन 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 जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं, जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं, बोले तो 2n की बात करते हैं, तो 2n में कंप्लीट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? कंप्लीट। जैसे 46 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2n के केस में क्या होना चाहिए? इसको 46 ही होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, 2n के केस में 46 के 46 ही होने चाहिए, n के केस में 23 हो जाएगा। कहानी कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी इसको इतना तो जानते रहो, ये अलग सा पॉइंट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये अलग सा पॉइंट है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस, तुम कहीं भी कैरियोकाइनेसिस की बात करो, चाहे माइटोसिस की बात करो, चाहे मियोसिस की बात करो, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हो, तो तुम्हें 4 स्टेजेस से होकर गुजरना ही पड़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज से होकर गुजरना ही पड़ता है। और माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन, बराबर का डिवीजन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, बहुत मेहनत लगी है, आप लोगों के लिए लिखा हूं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की पहले स्टेज की, पहले फेज की हम लोग बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस के। अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहला फेज होता है प्रोफेज। कौन सा फेज होता है? प्रोफेज होता है। ध्यान दीजिएगा, कहानी ये होती है कि प्रोफेज में सेल के न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। प्रोफेज में बताओ कि सेल के न्यूक्लियस में आपको सेल का न्यूक्लियस ही तो डिवाइड करना होता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस ही डिवाइड करना होता है ना 4 फेजेस के थ्रू। तो बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको बताओ। ठीक है, जब हम प्रोफेज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये तो डिसअपीयर होगी, ये लास्ट इवेंट होता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है? जो उसके अंदर का डीएनए है जो फॉर्म हुआ था एस फेज में, ठीक है ना, जो डीएनए फॉर्म हुआ था एस फेज में, वो कंडेंस होता है। क्या होता है? डीएनए कंडेंस होता है, यानी कि डीएनए कंडेंसेशन होता है। और क्या होता है? डीएनए कंडेंस होकर के बनाता है क्रोमैटिन। क्या बनाता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक क्रोमोसोम का ही भाग होता है, पर सिंगल क्रोमैटिड का होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्रोमैटिन क्या है? एक टाइप का क्रोमोसोम है। क्या होता है क्रोमैटिन? एक टाइप का क्रोमोसोम ही होता है, पर ध्यान दीजिएगा ये जो क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमैटिड का होता है। कैसा होता है ये क्रोमोसोम? सिंगल क्रोमैटिन का क्रोमैटिड का होता है। ठीक है, सिंगल क्रोमैटिड का होता है। मतलब जैसे तुम कहते हो कि क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है, क्रोमोसोम हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। लेकिन जब ये सिंगल क्रोमैटिड का होगा तो इसको क्रोमैटिन बोलोगे, इसको क्रोमैटिन बोलोगे, लेकिन ये भी क्रोमोसोम का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? क्रोमोसोम का ही रूप होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अच्छा आगे आप बात करो, फिर बताओ जरा। कहानी ये है कि जब आप बात कर रहे हो प्रोफेज की, तो प्रोफेज में तो पहले आपने देखा कि डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंस होकर के डीएनए क्रोमैटिन फॉर्म कर रहा है, यानी कि क्रोमोसोम का ही एक रूप होता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस ये डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब। प्रोफेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं प्रोफेज, है ना। और कहानी क्या आती है?
कहानी आती है कि भाई साहब जो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अभी ये टूटी नहीं है, पूरी टूट रही है, पूरे प्रोफेज में ये टूटेगी। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसके टूटने से पहले ही सेंट्रोसोम जो कि जिसके लिए प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था, किसमें सिंथेसाइज हुआ था? G2 फेज में। किसमें सिंथेसाइज हुआ था? G2 फेज में, जिसका टिब्यूलिन प्रोटीन नाम होता। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ठीक है। यानी कि अगर टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही थी, यानी कि सेंट्रोसोम डबल हो गया होगा। वहीं पर सेंट्रोसोम क्या हो गया होगा? डबल हो गया होगा। अब जो दो सेंट्रोसोम होते हैं, ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? प्रोफेज में सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर चले गए और यहां से एस्टर फॉर्म करेंगे। एस्टर बाद में बनाएंगे स्पिंडल फाइबर। क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर। और लास्ट वाला याद रखिएगा कि प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यू रहता, अभी टूट रहा है, पूरी तरह से टूटी नहीं है। ये सारी बातें होती हैं प्रोफेज में। एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं, रिकैप ध्यान दीजिएगा। जब हम प्रोफेज की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम प्रोफेज की बात करते हैं यानी कि कैरियोकाइनेसिस के फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? पहले तो डीएनए का कंडेंसेशन होगा। हाँ, डीएनए कंडेंस होकर के क्या बनाएगा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होती है? एक टाइप का क्रोमोसोम ही होता है, परंतु सिंगल क्रोमैटिड का होता है। सिंगल क्रोमैटिड का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वो फॉर्म हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी केस में प्रोफेज में ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं। और जो आपने G2 फेज में टिब्यूलिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करके एक और सेंट्रोसोम बनाया था, वो सेंट्रोसोम, अब दोनों सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर चले जाएंगे प्रोफेज में। और लास्ट में याद रखना है कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसका डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू वो ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन कंप्लीटली अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है। तो कहां पे होगी? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? उसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लो पॉज करके, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। हो गया? चलिए, हाँ, अभी तो इसका कंटिन्यू डिसइंटीग्रेशन हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। लेकिन जब तुम आओगे मेटाफेज में, किसमें आओगे? मेटाफेज में आओगे। जैसे ही तुम मेटाफेज में आओगे, मेटाफेज में आने के बाद जो क्रोमैटिन बना था वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेती है। जो क्रोमैटिन बना था ऐसे एक ही सिंगल स्ट्रैंड का, बोले तो क्रोमैटिन कैसा बना था? ये जो क्रोमैटिन बनी थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रोमैटिन था यानी कि क्रोमोसोम का एक ही रूप है, सिंगल क्रोमैटिड का है। ये कंडेंस होकर के अब क्रोमोसोम बना लेगी। क्या बना लेगी? क्रोमोसोम बना लेगी। और क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी। यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, वो कंप्लीटली टूट जाएगी। अच्छा, अगर मेटाफेज में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो जो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बन गया था, कंडेंस होकर के क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गया था, वो तो पूरे साइटोप्लाज्म में छिटक जाना चाहिए। हाँ, छिटक जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट जाती है, केंद्रक की झिल्ली टूट जाती है, सारा का सारा क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाता है साइटोप्लाज्म में। किसमें स्प्रेड हो जाता है? साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है। और कहानी क्या होती है? और कहानी होती है कि ये जो क्रोमोसोम है अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें ये दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है उसको बाउंड करने के लिए, अब तो खुल गया है, तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ, दिखाई देगा। और कहानी क्या होती है? कहानी होती है कि स्पिंडल फाइबर जो निकल रहे थे, मतलब स्पिंडल फाइबर जो बने थे एस्टर से, ठीक है। पिछले वाले में चलता हूं मैं, प्रीवियस वाली स्लाइड में। ये जो सेंट्रोसोम थे ना, इससे क्या निकलते हैं? इनसे निकलते हैं एस्टर, ठीक है। एस्टर निकलते हैं और एस्टर निकलने के बाद तो यही फॉर्म कर रहे हैं ना स्पिंडल फाइबर। भाई ये देखो, स्पिंडल फाइबर बने हैं कि नहीं बने? ठीक है। अच्छा,
ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं एस्टर से जो फॉर्म हुए थे, ये आकर के क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं। किससे अटैच्ड होते हैं? क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं। अच्छा ये बात है, क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं। तो एक बात बताओ, क्रोमोसोम से अगर अटैच्ड हो रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच्ड हो रहे हैं, तो कहां पे अटैच्ड होंगे, किस पोजीशन पे ये अटैच्ड होंगे? ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, रुको इसको बताने से पहले तुमको एक बात और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के एक मध्य वाले भाग पर, मतलब बीच वाले भाग में, सेंटर में क्रोमोसोम जहां पर ओवरलैप, मतलब एक क्रोमैटिड दूसरे क्रोमैटिड से ओवरलैप करती है, जहां पर, वहां पे काइनेटोकोर लगा होता है। क्या लगा होता है? काइनेटोकोर एक हुक होता है। क्या होता है? वो एक हुक होता है जिसमें जो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं अटैच्ड हो जाएंगे, उस हुक से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा मैं बताऊं इसको फिगर के थ्रू, ये लाइन मुझे छोटा करके इसको साइड में करना पड़ेगा। भाई तू जा, बेबी तू पहले जा, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। अच्छा यहां पे मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ये क्रोमोसोम तो बे ढंग से बन जा तू। ये मान लो क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे बीच में लगा होता है, सेंटर पर लगा होता है काइनेटोकोर। क्या लगा होता है? काइनेटोकोर लगा होता है। ठीक है, काइनेटोचोर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो स्पिंडल फाइबर निकले हैं सेंट्रोसोम से, वो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाते हैं किससे? काइनेटोकोर से। ये देखो काइनेटोकोर रेड रेड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हुक दिख रहे हैं ना? काइनेटोकोर एक टाइप का हुक ही होता है, उसी से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ते हैं क्रोमोसोम पर? काइनेटोकोर से। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ते हैं तो जितना भी क्रोमोसोम है, सारे क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर, यानी कि मध्य में एलाइन हो जाते हैं। उस सेल के बीच में, यानी कि मेटाफेजिक प्लेट पर एलाइन हो जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम। सारे क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से जुड़ जाता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर उनको एलाइन कर देता है मेटाफेजिक प्लेट पर। कहां पर? सेल के मध्य में, यानी कि सेल के बीच में मेटाफेजिक प्लेट पर एलाइन कर देता है। देखो ये एलाइन हुए हैं ना, एक ही लाइन में मेटाफेजिक प्लेट पर, यानी कि बीच में एलाइन हुए हैं कि नहीं एलाइन हुए हैं? हुए ना? अच्छा यहां तक अगर आपको कहानी क्लियर हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। मैंने तुम लोगों के लैंग्वेज में लिखा है, जितना भी मैंने लिखा है ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि तुरंत पढ़ो तुरंत समझ आ जाए। और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, जितना मैंने सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ समझाने की बात की है लिख करके, यही क्वेश्चन आएंगे आपके मेडिकल के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। ठीक है ना? यही सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, मतलब जो भी मैंने यूज किया, जो वर्ड मैंने बताया है कि मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना? आप लोग नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? एक बार और समझा दूं, समझ लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं मेटाफेज की, किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज की। तो डीएनए जो क्रोमैटिन बन गया था प्रोफेज में डीएनए के कंडेंसेशन से, अब वो क्रोमैटिन फिर से कंडेंस होगा, फिर से कंडेंस होकर के क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगी, कंप्लीटली टूट जाएगी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा? फिर होगा कि जो जितने भी क्रोमोसोम बने हैं, जितने भी क्रोमोसोम है, सब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर गए थे, एस्टर बनाए थे, अब वही एस्टर बन जाएंगे स्पिंडल फाइबर के रूप में। किसके रूप में? स्पिंडल फाइबर के रूप में बन जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, सारे क्रोमोसोम के बीच में काइनेटोकोर एक हुक लगा होता है, उस हुक से जुड़ जाएंगे स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन कर देंगे। कहानी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब कहानी आती है एनाफेज की। किसकी कहानी आती है? एनाफेज की। जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एनाफेज में क्रोमोसोम
पुश्ड बाई स्पिंडल फाइबर्स ऑन अपोजिट पोल, यानी कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा है, वो खींचेगा, स्पिंडल फाइबर अपनी ओर खींचेंगे अपोजिट पोल पर, उधर के स्पिंडल फाइबर अपनी ओर, इधर के स्पिंडल फाइबर अपनी ओर, अपोजिट पोल पर खींचेंगे, ठीक है ना। अपोजिट पोल पर क्या करेंगे, क्रोमोसोम को खींचेंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो होता है डिटैच्ड हो जाता है और बना लेता है, क्या बना लेता है, क्रोमोसोम डिटैच्ड होकर के क्रोमैटिन बना लेता है। क्रोमैटिन डिटैच्ड फ्रॉम क्रोमोसोम, कहां से, क्रोमैटिन डिटैच्ड फ्रॉम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से दोनों क्रोमैटिन अलग। अब ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम से दोनों क्रोमैटिन अलग अलग हुए हैं ना, ये देखो, खींचा अलग कर दिया, खींचा अलग कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये अलग होते हैं तो ये अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, खींचेंगे तो इसके जो आर्म्स होंगी, जो भुजाएं बनेंगी, वो पीछे की ओर झुकी रह जाएंगी। मतलब देखो, खींच इधर को राज पीछे की ओर झुकी, ये खींच इधर को राज पीछे की ओर झुकी है। इसलिए लिखा जाता है कि जो क्रोमैटिन है ना, उनकी आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड रहेंगी। क्या रहेंगी, ट्रेलिंग बिहाइंड, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के इनके शेप बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अलग अलग तरह के आकार बदल जाते हैं, इनकी अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती हैं। ठीक है, कहानी फिर सुनो, इसको मैं बता रहा हूं तो आगे मूव करता हूं। ध्यान दीजिएगा, कहानी है एनाफेज की। एनाफेज में आया, क्रोमोसोम तो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो चुके थे, स्पिंडल फाइबर उससे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़े थे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सारे मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो गए थे। अब कहानी ये होती है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर खींचने की कोशिश करेंगे, इधर वाले स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ, नीचे वाले स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम से क्रोमैटिन डिटैच्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम से क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। और जैसे ही वो जाने लगते हैं अपोजिट पोल पर, तो वो उनके आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि पीछे की तरफ झुके रहते हैं उनकी आर्म्स, जिसकी वजह से नए नए शेप फॉर्म होते हैं, नई नई आकृतियां फॉर्म होती हैं। चलिए आगे अगर हम मूव करें, जब हम आगे मूव करें, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, ले लो जल्दी से, साइड पे ले लीजिए फटाफट, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो नए नए शेप्स फॉर्म हो रहे हैं एनाफेज में, जो नई नई शेप्स फॉर्म हो रही हैं क्रोमैटिन के, वो क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है, क्रोमैटिन की जो आर्म्स है ना, वो बराबर भाग में मुड़ी हो और उनके बीच में कहीं स्पिंडल फाइबर जुड़ा हो, जिसकी वजह से आर्म्स जो है ना बराबर भाग में मुड़ी है, तो उनका आकार यानी कि आकृति हो जाती है उसका वी के शेप की। कैसी आकृति हो जाती है, बी के शेप की हो जाती है। और जब हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की, सब मेटासेंट्रिक यानी कि बीच से थोड़ा साइड में हट करके, बीच से थोड़ा सा हट करके झुक रहे हैं दोनों आर्म्स, तो जिसकी वजह से शेप बनता है यल शेप। और इसके बाद हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की, तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, और भी ज्यादा साइड में आने लगते हैं। जब और भी ज्यादा साइड में आ जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है, जिसकी वजह से कोई एक भुजा छोटी हो जाती है, कोई एक भुजा बड़ी हो जाती है, तो एल शेप बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉरी जे शेप बन जाता है। कौन सी शेप बन जाती है, जे शेप बन जाती है। टीलोसेंट्रिक का मतलब है एकदम किनारे पर, मतलब एक कई भुजा दिखाई देगा, एक कई आर्म दिखाई देगा, एक ठू नहीं दिखाई देगा, दूसरा वाला नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से शेप बनता है आई वाला शेप। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, यानी कि कौन कौन से शेप बनते हैं, मेटासेंट्रिक वी शेप, सब मेटासेंट्रिक यल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप, टीलोसेंट्रिक आई शेप। याद रहेगा ना ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल में, हर साल इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट में आपके इससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, इसीलिए आप लोग मेक श्योर करिए कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, क्लास के दौरान ही याद करो यार, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ, कौन सी बवंडर में मचा रहा हूँ, एकदम सिंपल सा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए आगे जब हम मूव करते हैं तो लास्ट वाला फेज आता है कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस के लास्ट फेज पर हम लोग मूव कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम यानी कि जो क्रोमैटिन के फॉर्म में थे वो अपोजिट पोल पर मूव कर गए, मतलब अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं। अब वो अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन के फॉर्म में जा रहे थे ना फेज में टूट करके, अब वो अपोजिट पोल पर चले गए हैं। किस फेज में,
टीलोफेज में, वो अपोजिट पोल पर चले गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं तो उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस का एनवलप फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमैटिन था, क्रोमोसोम था, वो इनक्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें वैक्यूल बन जाती है। क्या बन जाती है? वैक्यूल। भाई प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो वैक्यूल बनेगी। ठीक है, प्लांट सेल नहीं है तो वैक्यूल नहीं फॉर्म होगी, ये वैक्यूल फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, बीच में वैक्यूल आ जाती है। ठीक, बीच में वैक्यूल आ जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बीच में क्या आ जाता है? वैक्यूल आ जाता है और दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। अपोजिट पोल पर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं जो कि क्रोमोसोम को इनक्लोज्ड कर लेते हैं, यानी कि अपोजिट पोल पे जो क्रोमैटिन्स गए थे ना, उनको इनक्लोज्ड कर लेंगे, बंद कर लेंगे। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। और क्या होता है इसी में, टीलोफेज में? न्यूक्लियस, सॉरी मैंने न्यूक्लियस बोला क्या? न्यूक्लियस तो बन ही गया है भाई, न्यूक्लियस बन ही गया है, न्यूक्लियस बन गया है तभी तो इनक्लोज्ड हो पाया क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बन जाते हैं। कहां पे डिसअपीयर हुए थे? प्रोफेज में। कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज में ये सारी चीजें डिसअपीयर हो गई थी। तो बन किस में रही हैं? कैरियोकाइनेसिस के लास्ट फेज यानी कि टीलोफेज में ये पुनः बन जा रही हैं। कौन कौन सी चीजें? न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बन जाती हैं। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं बता देता हूं एक बार। जब हम लास्ट फेज की बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस को, इसका नाम होता है टीलोफेज। क्या क्या होता है इसमें? क्रोमोसोम जो कि क्रोमैटिन की फॉर्म में अलग हुए थे उसमें एनाफेज में, टीलोफेज में अब वो अपोजिट पोल पर चले गए हैं। अपोजिट पोल पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। ठीक है, रीफॉर्म होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपोजिट पोल पर, और जिसकी वजह से क्रोमोसोम इनक्लोज्ड हो जाते हैं। और क्या कहानी आती है? और कहानी आती है कि न्यूक्लियोलस, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बन जाते हैं, जो कि कैरियोकाइनेसिस के सबसे पहले वाले फेज में यानी कि प्रो फेज में डिसअपीयर हो गए थे। अब वो लास्ट वाले फेज में पुनः बन जा रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है बेहतरीन तरीके से, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। बस आप अपना प्यार अपने इस बड़े भाई के लिए बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस को बता दिया। अभी माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो बाकी रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे, फिर हम लोग मियोसिस पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इस लेक्चर को आप लोगों ने प्रॉपरली अटेंड किया होगा। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।